बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। आज हम बात करेंगे दुनिया में चल रही उथल पुथल की, जिसके केंद्र बिंदु में चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, पर उसका फैसला करने का अधिकार अगर किसी देश के पास है तो वो है अमेरिका। तो क्या अमेरिका शक्ति के उस उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे नाराज करना खुद का विनाश करने की ही पहल होगी? संदर्भ चाहे हाल ही में वेनेजुएला की हो या ईरान को आए दिन मिल रही धमकियों की। आखिर क्या है अमेरिका का एजेंडा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो अच्छा। यही है कि चाहे दुनिया में चाहे कुछ जो भी हो रहा है, उसका हिसाब किताब रखने का, पूरा जो बही खाता रखने का अधिकार जो है, लगता है अमेरिका के पास ही है क्या? हाँ, वर्तमान में ऐसा ही लगता है कि अमेरिका जो चाहे वही कर सकता है। वेनेजुएला जैसे राष्ट्र का जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को वैसे ही उठा के ला सकता है जैसे कि ओसामा बिन लादेन जैसा वो कोई क्रिमिनल था, और उसको जाके उठा के लेके समुद्र में डाल दो। तो ऐसी ही चीज चल रही है। और अमेरिका का ये जो एक मैं समझता हूँ ये एक जबरदस्त एक अमेरिका की मैं समझता हूँ ये परेशानी की बात है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अमेरिका जो मर्जी आए वही कर रहा है, सारे विश्व को अकेले नचा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड बाइपोलर से यूनिपोलर कहीं हो गई है, कई सालों से हो गई है। इस वक्त कुछ जिस तरह से रशिया को भी यूक्रेन के युद्ध में उलझा के रखा है, पुतिन को कई तरह से परेशान कर रहे हैं, तमाम मुल्कों पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। ये सारी चीजें सभी के लिए एक चेतावनी है। ईरान के लिए भी चेतावनी है और भारत के लिए भी चेतावनी है। ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए बहुत एक ऐसा मौका है कि कोई भी आराम से सांस ले सके। जो अरब मुल्क हैं, लोग समझते हैं वो बड़े खुश हैं, अमेरिका के साथ हैं। नहीं, उनके भी बहुत परेशानी है। सऊदी अरेबिया का अगर हम देखें, जब से उन्होंने पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट है, जो 1974 में उन्होंने किया था, पिछले साल उन्होंने उसको रिन्यू नहीं किया। उसके बाद से सऊदी भी कई तरह के दबाव में है। सऊदी भी चाहता है कि डॉलर से अलग हो जाए, भारत भी चाहता है, तमाम विश्व के मुल्क चाहते हैं। वेनेजुएला की भी यही कोशिश थी कि रूबल और युआन में अपना जो है ट्रेडिंग करने लगे थे। ये सारी चीजें जो है अमेरिका की एक डिस्कम्फर्ट को, और मैं समझता हूँ ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको दिखाता है। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अमेरिका एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और आज से नहीं, 2008 का जो मेल्टडाउन हुआ था, अगर आपको याद हो, लेहमन ब्रदर्स का, जिसमें अमेरिका के सबसे बड़ी जो एक इंश्योरेंस कंपनी, जो सरकारी कंपनी है, वो भी उसके चपेट में आ गई थी और काफी परेशानियां झेलनी पड़ी अमेरिका को। उससे लेकर आज तक जो है जैसे तैसे भी हो, वो उससे उभर नहीं पाया है। और आज जो चीजें हो रही है, ये अमेरिका की इन परेशानियों को दिखाता है, उसकी घबराहट को दिखाता है। तो ये एक उसका डेस्परेशन है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। जी। लेकिन जिस तरह से जो गलत, जैसे कोई देश है अगर वो अलोकप्रिय है, या वहां की नीतियां जो हैं वहां हम जनमानस को वो प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, या उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो ये अमेरिका को कैसे अधिकार मिल जाता है कि वो ये कहता है कि नहीं, हम इसे उखाड़ फेंके के? और पूरा विश्व जो है एक तरह से मौन सहमति या फिर असहायता की स्थिति में ही है, ये माना जाए। मौन सहमति तो नहीं मानता हूं मैं, असहायता जरूर है। कोई भी देश जो है इस वक्त अपने आप को किसी तरह के आर्म कॉन्फ्लिक्ट के में नहीं जाना चाहता है। और इसलिए दूसरी चीज जो है, वेनेजुएला का इंसिडेंट जो अगर हम देखें, जिस तरह से सारी चीजें हुई, उसकी शुरुआत भी तेल से हुआ। वेनेजुएला के पास सारा तेल होते हुए भी वेनेजुएला उस तेल को बेच नहीं पा रहा था। जो कुछ भी थोड़ा बहुत बेच रहा था, जो पहले अमेरिकन कंपनियां बेच रही थी, उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाया। पहले 3 बिलियन बैरल से डे जाता था, अब कहीं 9.5 लाख बैरल पर डे हो रहा है।
इन सारी चीजों से अगर हम देखें तो अमेरिका जो सबकी नाकेबंदी करते चली जा रही है, उससे तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वेनेजुएला उसका एक ताजा तरीन आपका एक नमूना है कि अगर अमेरिका की बात वो नहीं मानते हैं और साथ में अमेरिका पर अगर डिपेंडेंट हो गए, जैसे कि वेनेजुएला हो गया था, कई एग्रीकल्चर उनकी खत्म हो गई। अमेरिका से वो सस्ते में सामान खरीद रहा था, खाना खरीद रहा था, फूड ग्रेन्स खरीद रहा था, और धीरे धीरे अमेरिका ने इसका फायदा लेते हुए वहां पर आज ये हाल हो गया है कि एक फेमिन की हालत हो गई है। तो अमेरिका के चंगुल में जाना, मैं समझता हूँ, विश्व का कोई भी मुल्क जो है वो नहीं चाहेगा और ना चाहता है। और यही चीज जो है ईरान के साथ भी अगर हम देखें, ईरान भी लगातार इस चीज को समझ रहा है, और ईरान ने आखिर में आज जो उसने धमकी दी है कि अमेरिका ने अगर कुछ भी किया तो अमेरिका के जो वहाँ के जो मिडिल ईस्ट के जो 8 खास बड़े मुल्क हैं वो उन पे हमला करेगा। ये ईरान ने इसलिए नहीं किया कि वो हमला करना चाहता है, पर ईरान पर जिस तरह से उसको एक कॉर्नर कर दिया गया है, उसके बाद ईरान के लिए भी ये अपने बचाव के लिए एक रास्ता चाहिए, तो उन्होंने इस तरह किया है। दूसरी चीज, एक चीज और है, सारे मुल्क जो हैं पिछले कई सालों से जितने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे आपके WTO हो, और इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको दरकिनार कर दिया करीब करीब। और उसके फायदा जो है अमेरिका ने आज लिया, जिन चीजों पर ट्रेड पर WTO जो है आसानी से फैसला कर सकती थी, इंटरवेंशन कर सकती थी। कई मुकदमे ऐसे पेश हैं WTO के सामने जिस पर WTO ने कभी सुनवाई कर ही नहीं पाई या किया नहीं उसने। तो ये जो हालात हुए हैं, मल्टीलैटरलिज्म अगर आप खत्म करेंगे और बायलैटरलिज्म करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे, तो ये समस्याएं आती है। वर्ल्ड जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन चीजों से निकलकर एक मल्टीलैटरल सिस्टम में इसीलिए गया था कि कोई भी एक मुल्क या एक या दो मुल्क ऐसा न कर सके कि सब कुछ अपने दबाव में ले ले, क्योंकि वो सारी चीजें विश्व के तमाम देश, कुछ कुछ लोग अपने फायदे के लिए किया, कुछ लोगों ने सोचा कि इस तरह से हमें ज्यादा फायदा होगा, ये सोच के किया। और आज जो नतीजा ये हो गया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए वो भी दूसरे देशों के दबाव में आए। दूसरे देश के मतलब ये है कि जो पावरफुल ज्यादा है उसके दबाव में चला जाता है दूसरा मुल्क जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। और आज जो चीजें हो रही है, हम देख रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं फेल कर रहा है, मल्टीलैटरलिज्म फेल कर रहा है, और वर्ल्ड के जो सिस्टम जितने सालों में बने थे, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो कहीं ना कहीं खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ये आज की तारीख में अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और भारत जो इसमें लीड ले सकता था, जैसे कि भारत जब इतना ताकतवर नहीं था, जैसा कि आज कहा जाता है कि हम बहुत ताकतवर है, जब 9/11 मूवमेंट के जमाना था और बाइपोलर वर्ल्ड था आप कह सकते हैं, खास करके एक तरफ से सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ से अमेरिका, तो उन हालातों में भी भारत ने जो व्यवस्थाएं रखी नैम के जरिए, उन्होंने एक तरह से मल्टीलैटरलिज्म जो है इवन के जरिए और बाकी इंस्टीट्यूशंस के जरिए उसको कायम रखने की कोशिश की, और इसकी वजह से दोनों पावर्स पे दबाव रहता था। दूसरी चीज है, भारत की जो एक डिप्लोमेसी थी, वो डिप्लोमेसी बहुत सॉफ्ट भी नहीं थी, बहुत हार्ड भी नहीं थी, बट बहुत केयरफुली जितने भी मुल्क थे सबके साथ एक रिश्ते बना के चलने की कोशिश रहती थी। अभी पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि हमने सार्क बनाया, बहुत अच्छा चला। कई मामलों में मैं कहूंगा कि खास करके अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात लें तो बड़े अच्छे रिश्ते बने। तरह तरह से पाकिस्तान के साथ भी कहीं बार रिश्ते सुधरते हुए दिखे। पर पिछले 10 सालों से, 2016 से हमने सार्क को जैसे दरकिनार किया, वो भी एक मल्टीलैटरलिज्म को खत्म करने का एक तरीका था। और आज ये हो गया है कि हिंदुस्तान का जो एक दोस्ताना सबब सबके साथ था सार्क के मुल्कों से, पाकिस्तान से भले ही कम रहा हो पर बाकी सभी से था, आज उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। तो ये इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो बायलैटरलिज्म को खत्म किया, इस तरह से बायलैटरलिज्म को जिस तरह से हमने देखा और मल्टीलैटरलिज्म को खत्म किया,
तो उसकी वजह से जो है पूरे वर्ल्ड जो है आज परेशानी में है। और परेशानी में आने के बाद जो है ईरान के ऊपर रोज अमेरिका धमकी देती है। दूसरी तरफ जब भारत ने कहा कि हम चाबहार फोर्ट के जरिए अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, तो उन्होंने उसकी छूट भी दी, और कई तरह के और सैंक्शन जो चाबहार से रिलेटेड थे ईरान पे, उसको कम भी किया। तो इस तरह से अमेरिका को जहां लगता है कि उसको फायदा होगा, क्योंकि उसको लगता है कि चाबहार के जरिए जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो रहा है, जिसके सेंट्रल एशिया तक अमेरिका सीधे जा सकता है, भारत की भले ही मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और तालिबान के साथ भारत का रिश्ते बनाने में भी अमेरिका ने उसमें कभी परेशानी महसूस नहीं की, क्योंकि उनको लगा कि जब वो खुद नहीं कर पा रहा तालिबान के साथ, तो भारत अगर कर रहा है तो उनका फायदा है। तो इन सारी चीजों के बावजूद अगर हम देखें, अमेरिका जिस तरह से आज सबके साथ व्यवहार कर रहा है, मैं समझता हूं या तो सारा विश्व का व्यवस्था जो है पूरी बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी, और एक तरफ जिस जैसा रुझान चल रहा है वैसे ही हो जाएगी, और अमेरिका जो चाहे करता चला जाएगा। या दूसरी चीज जो है, उसका जो एक पॉसिबिलिटी है कि क्या सोवियत यूनियन, अभी अगर आप देखें यूरोप जो है सबसे ज्यादा अगर किसी से डरा हुआ है तो सोवियत यूनियन की जगह मतलब रशिया से डरा हुआ है। पहले सोवियत यूनियन से डरता था, रशिया से डरा हुआ है। और इसलिए वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो। और अमेरिका इस वक्त ये नहीं चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में वो अपने पैसे लगाता रहे। तो यूरोप को अब सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो क्या वो बन पाएगा? अगर यूरोप ये सिस्टम बनाता है तब कहीं जाकर हो सकता है कि कुछ फर्क आए। पर जिस तरह से अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें बड़ी इंटर रिलेटेड है। और अमेरिका की आप जो कह रहे हैं कि एक दादागिरी है, उसको पूरा दिखाता है। और इसको फिलहाल सारा विश्व जो है लगता है कोई इसको रोकना चाहता नहीं है, रोक पा नहीं रहा है। ये कहना मुश्किल है कि रशिया का जो है किस तरह से दबाव रहेगा, क्योंकि रशिया जो है वो खुद कई तरह के परेशानियों में उलझा हुआ है। अगर आप देखें, अभी पुतिन ने जाकर जिस तरह से ट्रम्प से अलास्का में बात की, वो भी दिखाता है कि रशिया कहीं ना कहीं अमेरिका से वो भी दब रहा है। तो ये सारी एक समस्याएं हैं। तो ऐसे में रशिया कितना कर पाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। पर रशिया भी उस हालत में नहीं है जैसा कि क्यूबा की जब परेशानियां हुई थी 62 में, 1962 में। रशिया के वजह से क्यूबा की जो वहाँ जो रशियन सोवियत यूनियन के बेड़े थे, नेवल बेड़े, तो उसकी वजह से क्यूबा में पर अमेरिका तमाम चाहते हुए भी कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाया। पर अभी रशिया जो है जैसा दिख रहा है, वो नहीं लगता है कि उतना ताकतवर अभी रशिया है या उतना उस तरह से कर सकता है। एक और और बात दूसरी जैसे एक कि चीज है, कॉन्फ्लिक्ट तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, पर हाँ, ये जो आपने तीन मुल्कों की बातें की, उनमें एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस का एक क्राइसिस जरूर है। हिंदुस्तान आप कह सकते हैं चाइना के साथ तमाम इकोनॉमिक रिश्ते रखने के बावजूद जो है, पार्टी टू पार्टी रिलेशनशिप रखने के बावजूद जो है, चीन पर हिंदुस्तान कहीं कहीं पूरी तरह से जो है साथ जाने से कतराता है, कई वजहों से। जैसे बॉर्डर की चीजें हो रही हैं वो हम देख रहे हैं। और इंटरनेशनली अगर हम देखें जिस तरह की ट्रेडिंग हो रही है, उसमें भी चाइना जो है हर मौके का फायदा उठाकर अपने एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों के लिए बढ़ा लेता है। हिंदुस्तान भी आज अगर देखें आप, हिंदुस्तान का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के साथ है वो बहुत ज्यादा एडवर्स है। तो कई इस तरह की चीजें हैं जिसको देख के आपने कहा हिंदुस्तान चीन और रशिया साथ आ जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी एक ये नहीं है। दूसरी चीज है, अगर आप चीन को अगर आप देखें, चीन की जितनी भी स्ट्रेटेजीज रही है इंटरनेशनल लेवल पर, वो या तो थोड़ी धमकियों उमकी देने की रही है, पर जाकर डायरेक्ट इंटरवेंशन की कहीं नहीं रही है। चीन अपने आसपास जो कुछ करता है वो कर लेता है, अपने अंदर कर लेता है, एशिया के कई मुल्कों के साथ कर लेता है, जैसे म्यांमार पे बहुत ज्यादा करता है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के ऊपर जो है उसका दबदबा है। यहाँ तक कि नेपाल और चीन जो बांग्लादेश है उनके साथ भी वो अपने रिश्ते काफी गहरी करने की कोशिश कर रहा है। वो सारी चीजें हैं। पर आप अगर उम्मीद करें कि इस तरह के माहौल जिस तरह का बन रहा है उसमें जाके चाइना डायरेक्टली किसी से जाके उलझ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि चाइनीज स्ट्रेटेजी इस तरह की है कि वो करे।
दूसरी चीज, सोवियत यूनियन का जो पहले का जो असर था, अब वो रशिया का नहीं है फिलहाल इस वक्त। और रशिया को खास करके जिस तरह से अमेरिका ने और यूरोप ने यूक्रेन में उलझा के रखा है, उसकी वजह से भी वो कहीं बाहर जाकर इंटरवेंशन करने के हालात में नहीं दिखता है। यूरोप भी इस बातों को बहुत अच्छी तरह समझता है, और इसलिए यूरोप चाहता है कि रशिया किसी ना किसी तरह से उलझा रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका का जो स्ट्रेटेजीज हैं वो मल्टी डायमेंशनल है। यूरोप के जरिए भी वो लड़ रहा है, अपने आप को जो है वो कर रहा है। उधर अरब मुल्कों के साथ उसके जिस तरह के रिश्ते हैं, उसके जरिए वो पूरा मिडिल ईस्ट पे दबाव डालना चाहता है। और ईरान और हिंदुस्तान, मैं समझता हूं उसके कहीं ना कहीं टारगेट पे है। अगर ईरान से एक बार कहीं रशिया अमेरिका का टक्कर हो गया, तो फिर हिंदुस्तान पर जिस तरह से वो दबाव डाल रहे हैं, मैं समझता हूँ वो दबाव और बढ़ जाएगा। तो ईरान भारत का दोस्त रहा है, अभी भी ईरान भारत से दोस्ती रखना चाहता है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान और भारत के जो ताल्लुकात है उस तरह से बने रहें। उसको हर तरह से तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। इन हालातों में सवाल है कि अब नेचुरली पूछेंगे कि अगला रास्ता क्या है। वो बड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल, सवाल वही है कि अभी की जो स्थिति है, अब भारत के लिए क्या विकल्प बचा है? क्योंकि अमेरिका तो, आप कह रहे हो कि अब दबाव ईरान के बाद भारत पे बनाएगा, लेकिन दबाव तो पहले से झेल ही रहा है भारत। देखिए, हिंदुस्तान को सबसे पहले, हिंदुस्तान ने मैं समझता हूँ जो एक गलती की है, वो जो सार्क का सिस्टम था उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। साथ में अगर आज आप देखें, यूरोप के फ्रांस या जर्मनी वहीं तक हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं जहां तक कि फ्रांस और जर्मनी का व्यापार हिंदुस्तान से बढ़े। उसके आगे उनकी दिलचस्पी कम है। यूरोप ऐसा, अगर मान लीजिए कि पूरा यूरोजोन जो है वो, हम उम्मीद करें कि भारत के साथ आके खड़ा होगा, मुझे निकट भविष्य में ऐसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका के साथ ज्यादा है, इसलिए अमेरिका के साथ वो आना चाहेंगे, भारत के साथ नहीं आना चाहेंगे। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया इंक्लूडेड, वो चाहते हैं भारत के साथ रिश्ते सुधारना, पर कोई भी ये नहीं चाहेगा। ये सारे मुल्क जिस तरह से अमेरिका के दबाव में है कई तरह से, और खास करके डॉलर और पेट्रो डॉलर के उसमें उसमें वो भारत के साथ उस तरह से खुल के नहीं आना चाहेंगे। भारत के लिए जरूरी था जो भारत कर रहा था, ब्रिक्स का भी अगर आप देखें, भारत इस वक्त ब्रिक्स का भले ही चेयरमैन बन गया हो, पर ब्रिक्स कंट्रीज का, एग्जैक्टली ब्रिक्स का नहीं है। अभी साउथ अफ्रीका में जो एक नेवल एक्सरसाइज हो रहा है इंडियन ओशन में, भारत उसमें शामिल नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज में ब्रिक्स कंप्लीटली अभी नहीं है। दूसरी चीज, बार बार ट्रम्प कह रहा है कि ब्रिक्स जिस तरह से डॉलर पर डी डॉलराइज करने की कोशिश कर रहा है, इसमें ब्रिक्स को वो जिंदा रहने नहीं देगा। साउथ अफ्रीका से उसने रिश्ते वर्चुअली तोड़ ही लिए। तो इन सारी सिचुएशंस में मैं समझता हूँ भारत एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसलिए भी है कि भारत के सबसे करीबी नेबर हैं पाकिस्तान, वो आज पूरा पूरा, पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पर कारगिल के वक्त हमने देखा कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं हाथ खींचा था। ये भारत की डिप्लोमेसी की एक, हम कहेंगे कि एक कारगर डिप्लोमेसी रही उस वक्त। पर इस वक्त जो है, पाकिस्तान पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, ये सारे लोग जिस तरह से अमेरिका के गोदी में जाके बैठ गए हैं, उससे हमें ये उम्मीद करना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई मदद तो छोड़िए, वो कुछ एडवर्स क्या क्या करेगा ये हमें नहीं पता। ऑपरेशन सिंदूर जस्ट एक टेस्ट केस था, हम देख चुके कि 3-4 दिन के बाद हम भी जो है कहीं ना कहीं हमें भी पीछे हटना ही पड़ा। ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो है, भारत को मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जो आपके लैम के जमाने में था, 50s में जिस तरह का था, उस तरह से इन चीजों को पूरा पूरा सुधारना पड़ेगा। और पूरी डिप्लोमेसी को जब आप सुधारेंगे, दोस्तों के जब दोनों साथ रखेंगे, तब जाकर जो है आप अमेरिका के साथ या किसी भी ऐसे मुल्क के साथ जो है आप सोच सकते हैं टक्कर लेने की बात। 1971 की सिचुएशन जो थी,
उसमें हम सिर्फ सोवियत यूनियन ही हमारे साथ नहीं थी, तमाम और गैर मुल्क जो थे बहुत सारे, वो सभी हमारे साथ थे। यहाँ तक कि इजिप्ट और यूरोप के भी कुछ देश, हालांकि तो उस वक्त ईस्ट यूरोप के देश जो थे वो हमारे साथ थे। तो इन सिचुएशंस तो जब तक आप रिवाइव नहीं करेंगे और जब तक पूरी हम अपने डिप्लोमेसी को वर्चुअली रिफिगर नहीं करेंगे, तब तक जो है भारत के लिए कई तरह की समस्याएं हैं। और भारत अपने को विश्व गुरु भले ही कहे, पर भारत जो है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज में है, क्योंकि कोई भी, अमेरिका हो चाहे रशिया हो चाहे कोई भी मुल्क हो, वो ये नहीं चाहेगा कि भारत अपने आप में बहुत ताकतवर हो जाए। और हमारी जो स्वदेशी प्रोडक्शन की पॉलिसी है वो भी इस वक्त बहुत कारगर नहीं हो पा रही है। इन सारी चीजों को हमें पूरा कंप्लीटली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा दोबारा, तब जाकर हम कहीं ऐसे हालात में होंगे कि इस तरह के विश्व के स्ट्रैटेजिक, ट्रेड और बाकी रिलेशंस है उस पे हम दबाव में ना आए। हम दबाव में हैं अभी तक, ये अच्छी बात है। उसके बावजूद जो है हम सामने खड़े हैं। ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं कहूंगा कि भारत सारी चीजों के बाद भी कोशिश में है कि भारत अपनी जो एक पुरानी जो उसकी साख थी, पुरानी जो बिसात थी, उसको जमा के बैठा रहे। पर भारत में दबाव बहुत ज्यादा है और इन चीजों को फिर से जो है रीएस्टैब्लिश करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ भारत जिस, क्योंकि भारत की जो स्ट्रेटेजिक एक पोजीशन है, जो जिसमें कि एग्रीकल्चर, डेयरी से लेके आपके जो कोस्टल सिक्योरिटी है, सारी चीजें इन्वॉल्व है, वो अमेरिका चाहता है उनको सारी चीजों को ध्वस्त करना। भारत इतनी आसानी से करने नहीं दे रहा है, ये अमेरिका की एक परेशानी है। देखिए, अमेरिका के ट्रेड के साथ जो ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, उसमें हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं कई मामलों में, चाहे कृषि का हो, चाहे डेयरी का हो, चाहे कई और चीजें ऐसी हैं जो इससे जुड़ी हुई हो। इसलिए अभी तक जो है ट्रम्प की जो बाकी बार धमकी दे रहा है, 500% कर देंगे टैरिफ और ये सारी चीजें जो बात कर रहा है, मैं समझता हूं ट्रम्प भी इन बातों से दबाव में है कि भारत जैसा एक मुल्क अमेरिका का इस तरह से कैसे विरोध कर सकता है। पर दूसरी एक चीज मैं और आपको समझा दूं कि अमेरिका की ये जो पॉलिसी है, ये कोई ट्रम्प नहीं बनाता है। अमेरिका की कांग्रेस बनाती है, अमेरिका की जो पेंटागन बनाती है, और अमेरिका की बाकी स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसीज हैं उस तरह से बनते हैं। और वो पर्सपेक्टिव में बनता है। आज जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका जो है 20-30 साल पहले तय कर लेता है कि ये करना है। हमारे यहाँ जो है अभी वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज में, पर्सपेक्टिव में हम काम अभी तक नहीं कर पा रहे, और उसकी कई वजह हैं, एक लंबी बातचीत हो जाएगी। पर ये जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है अमेरिका आज जो कर रहा है, अगर आप देखें जो ट्रम्प कर रहा है वही बिडेन भी कर रहा था, कोई अलग नहीं कर रहा था। पर इस वक्त जो है उससे ज्यादा हो गया, निश्चित रूप से तेज हो गया ज्यादा। और भारत को जिस तरह से मैं समझता हूँ सख्ती से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, भारत को ऐसे ही करते रहना चाहिए। और अमेरिका का सबसे बड़ा परेशानी यह है कि भारत अगर डॉलर से निकल गया, क्योंकि भारत 140 करोड़ का मुल्क, $1 भी अगर रोज कोई खर्च करता है, मान लीजिए डॉलर के टर्म्स में, तो 1,40,000 करोड़ रोज का डॉलर का एक्सपेंसेस है, जो अमेरिका नहीं चाहेगा इससे हाथ धोना। इसलिए अमेरिका इन चीजों के भी दबाव में है, और इसी वजह से जितने भी सारे अमेरिका भारत के ऊपर सारी चीजें कोशिश कर रहा है, उसकी वजह यही है कि डॉलर किसी तरह से बचा रहे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह के 2007-8 के बाद अमेरिकन इकोनॉमी में एक, आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल आया है, उसमें अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के जो डायनामिक्स है उसको मेंटेन रख पाना उसके लिए जरा मुश्किल है।